हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, उस भारतीय राज्य का नाम क्या है जिसकी राजधानी जयपुर है और जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 26 मंत्रियों ने ली शपथ। इसमें भाजपा के 14, जदयू के 8, चिराग के 2 मंत्री, एक मुस्लिम चेहरा भी। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गांधी मैदान में भव्य शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा के नेता मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली है। वहीं 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें 14 बीजेपी कोटे से, 8 जदयू से, 2 लोजपा रामविलास से, जबकि हम और कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जदयू ने जमा खान को फिर से मंत्री बनाया है। बीजेपी के हर दूसरे एमएलए पर क्रिमिनल केस। आरजेडी के 25 में से 18 पर मुकदमे। राजपूत 32, यादव 26, 13 बाहुबली विधानसभा पहुंचे। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लिए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है। चुने हुए 243 विधायकों में से 130 यानी 53% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से 102 यानी 42% तो ऐसे हैं जो हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं। 6 एमएलए पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चल रहे हैं। भाजपा के 54 तो जदयू के 31 और राजद के 18 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जदयू के 92%, बीजेपी के 87% और राजद के 96% और कांग्रेस के 100% विधायकों के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। जातियों की बात की जाए तो सबसे अधिक 32 विधायक राजपूत हैं, 26 यादव हैं और 25 भूमिहार चुनाव जीते हैं। मुस्लिम विधायकों की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पट्टा। राजस्व और नगरीय विकास विभाग ने शुरू करवाया सर्वे। फरवरी में बटेंगे पट्टे। मध्य प्रदेश में शहरी सीमाओं में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही शुरू हो गई है, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आयुक्त संकेत खोंडवे ने बताया कि नगरीय विकास और आवास विभाग और राजस्व विभाग ने इस सर्वे के लिए संयुक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्वे पूरा होने के बाद हर नगरीय निकाय ये सूची जारी करेगा कि तय तिथि तक कितने पात्र परिवार उसके क्षेत्र में निवासरत हैं। सर्वे के बाद प्रदेश भर के शहरी निकाय पात्र परिवारों की सूची सार्वजनिक करेंगे, जिसके आधार पर आगे पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी पर मुकदमे पर रोक बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर तक डेट बढ़ाई। भारत जोड़ो यात्रा में आर्मी पर किया था कमेंट। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में चल रहे मानहानि के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई ढील नहीं दी है। वहीं कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए मुकदमे की कार्यवाही पर लगी रोक 4 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। मामला 2022-23 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के भारतीय सेना को लेकर कथित तौर पर दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है। उसके आधार पर उनके खिलाफ लखनऊ में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया था। महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र वर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए कहा कि अंतरिम रोक जारी रहेगी। अदालत ने साफ किया है कि अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर 2025 को होगी और तब तक राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में चल रही कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें। डेडलाइन नहीं, लेकिन देरी पर दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता है कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास बिलों, विधेयकों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो मंजूरी दें या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजें या फिर प्रेसिडेंट के पास भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। दिल्ली दंगे को लेकर पुलिस बोली, पढ़े लिखे आतंकवादी ज्यादा खतरनाक।
सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये सरकारी पैसों से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं और फिर दंगे करते हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब पढ़े लिखे आतंकवादी बन जाते हैं तो वो ओवरग्राउंड वर्कर से ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं और फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े हुए मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो पेश किए। वीडियो में शर्जील इमाम नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देते हुए दिख रहा है। भारत ने रूसी तेल आयात घटाया, 8 महीनों में 20% से ज्यादा की कटौती की। अमेरिका UAE से खरीद बढ़ी। ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ के बाद सितंबर 2025 में रूस से तेल आयात वैल्यूम मूल्य में 29% और वॉल्यूम मात्रा में 17% कम रहा है। हालांकि भारत का ये कदम ट्रंप के टैरिफ की वजह से नहीं है, बल्कि पहले से चल रही प्लानिंग का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट के ट्रेड डेटा से साफ है कि भारत अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका ने 27 अगस्त को रूसी तेल आयात के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, जो कि कुल 50% टैरिफ का हिस्सा था, लेकिन भारत ने इससे पहले ही कदम उठा लिए थे। पिछले 10 महीनों में से 8 महीनों में रूसी तेल आयात की वैल्यू में भारत ने कटौती की है। फरवरी, मई, जून, जुलाई और सितंबर जैसे 5 महीनों में ये कटौती 20% से ज्यादा रही। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक घटाने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में हर साल बड़ी बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है और इसके लिए सरकार कई प्रस्ताव लेकर आई है। इसमें एजेंट कमीशन 20% तक सीमित करना और अस्पतालों में इलाज के पैकेज रेट पर अंकुश लगाना शामिल है। फिलहाल ये प्रस्ताव बीमा नियामक IRDAI को भेजे गए हैं, जिन पर फैसला होना बाकी है। वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों के CEO, बड़े अस्पतालों के मालिकों और IRDAI के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें वित्त मंत्रालय की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में हर साल मनमानी बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई गई है। सुंदर पिचाई बोले, AI एक दिन CEO की जगह लेगा। कहा, हर पेशे में AI का उपयोग सीखना जरूरी, जो इसे अपनाएंगे वे दूसरों से बेहतर करेंगे। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल नई नौकरियां बदलेगा, बल्कि भविष्य में बड़े कंपनियों के CEO तक को रिप्लेस कर सकता है। BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अगले 12 महीनों में इतने विकसित रूप में पहुंच जाएगा कि ये जटिल जटिल काम अपने आप कर सकेगा। पिचाई ने यह भी कहा कि तकनीक के बढ़ते हुए उपयोग के बीच लोगों को खुद को लगातार अपडेट करना होगा। पिचाई से जब पूछा गया कि क्या AI सभी नौकरियों यहाँ तक कि उनके CEO पद के लिए भी खतरा है, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक CEO जो करता है वह शायद उन कामों में से एक है जिसे भविष्य में AI आसानी से कर सकता है। अनिल अंबानी की 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज जब्त, अब तक कुल 9000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को एक बार फिर अटैच किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के तहत करोड़ों रुपए के नए एसेट्स अटैच किए गए हैं। इनकी कीमत करीब 1400 करोड़ रुपए है और ये प्रॉपर्टीज नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर में अटैच की गई है। इस कार्रवाई के साथ रिलायंस ग्रुप से संबंधित संपत्तियों की कुल कुर्की बढ़कर लगभग 9000 करोड़ रुपए हो गई है। रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में बड़े पैमाने पर फंड्स का गलत इस्तेमाल से जुड़े हुए मामले में ये संपत्तियां कुर्क की गई हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। पहलगाम अटैक को भी आतंकवादी हमला नहीं माना। कांग्रेस बोली, क्या PM विरोध जताएंगे? एक अमेरिकी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई यानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली थी। इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी आतंकवादी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया था और 800 पन्नों की इस रिपोर्ट को US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन USSCC ने जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट पर विरोध जताते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और विरोध जताएंगे? हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका लगा है। ट्रंप बोले, 350% टैरिफ की धमकी पर मोदी का फोन आया था। दावा, PM मोदी ने कहा, वी आर डन, हम जंग नहीं करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फिर दावा किया है कि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग को रुकवाई थी।
ट्रंप ने अमेरिकी सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए कहा कि मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का फोन आया था। उन्होंने शुक्रिया कहा और बताया कि मैंने लाखों जानें बचाई हैं। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया। मोदी ने कहा कि हम खत्म कर चुके हैं। ट्रंप ने पूछा, क्या खत्म कर चुके हो? इस पर मोदी ने बताया, हम जंग नहीं करने जा रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर राम मंदिर। वकील विष्णु शंकर जैन बोले, यह नैरेटिव युद्ध, काशी के संतों ने चेतावनी दी। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया गया है। RSS पर धार्मिक नीतियों से लेकर स्कूली किताबों को बदलने का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट पर अखिल भारतीय संत समिति ने नाराजगी जाहिर की है। समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने USCIRF की रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट भारत की समावेशी सांस्कृतिक विरासत, उसकी संप्रभुता और सभी भारतीयों के लिए सुनिश्चित संवैधानिक गारंटी का घोर अपमान है। वहीं राम मंदिर कानूनी केस में शामिल रहे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मंदिरों को तोड़कर कई मस्जिदें बनाई गई हैं, फिर भी मंदिर के प्रमाण मौजूद हैं। ये रिपोर्ट देश में तनाव बढ़ा रही है और उन्हें हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता। केदारनाथ यात्रा फिर लौटेगी प्राचीन पैदल मार्ग पर। 5.35 किलोमीटर ट्रैक का काम अंतिम चरण में। 2026 से पुराने रास्ते से होगी यात्रा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए प्राचीन पैदल मार्ग को फिर से शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो 2026 में श्रद्धालु और बाबा केदार की डोली इसी प्राचीन रास्ते से धाम पहुंच सकेगी। इसके लिए 5.35 किलोमीटर लंबा रामबाड़ा गरुड़ चट्टी पैदल मार्ग का काम अब अंतिम चरण में है और केवल 150 मीटर का हिस्सा निर्माणाधीन है। 2013 की भीषण आपदा में प्राचीन मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद इस मार्ग का पुनर्निर्माण 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में केदारनाथ से गरुड़ चट्टी तक 3.5 किलोमीटर मार्ग तैयार हो चुका है और इस हिस्से को केदारनाथ से जोड़ने के लिए मंदाकिनी नदी पर 68 मीटर लंबा स्टील गर्डर पुल भी बना दिया गया है। गैंगस्टर अनमोल के पासपोर्ट पर फरीदाबाद का एड्रेस। फ्लैट मालिक बोला, 3 लड़कों को किराए पर दिया था। मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ। अमेरिका में 1.5 साल पहले पकड़े गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। अनमोल गैंगस्टर लॉरेंस का भाई है। वह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, NCP नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या और सलमान खान के घर फायरिंग समेत कई मामलों में आरोपी है। अनमोल फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भाग गया था। NIA को अनमोल के पास जो पासपोर्ट मिला है उस पर फरीदाबाद का एड्रेस लिखा हुआ है। अनमोल बिश्नोई का ये पासपोर्ट भानु प्रताप के नाम से बना हुआ है। ग्रेटर फरीदाबाद की ऑरिक सिटी होम्स के टावर नंबर 4 फ्लैट नंबर 107 का पता इस पासपोर्ट पर दिया गया है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट। ईडी ने ब्रिटेन के संजय भंडारी से जुड़े हुए केस में दाखिल की। आर्म्स डीलर भारत में भगोड़ा घोषित। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है। चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है और PMLA के तहत वाड्रा का बयान जुलाई में दर्ज किया गया था। केस भंडारी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ वाड्रा के वित्तीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। भंडारी 2016 में दिल्ली में इनकम टैक्स की छापेमारी के तुरंत बाद लंदन भाग गया था और दिल्ली की एक अदालत ने 63 साल के संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। शिवकुमार बोले, हमेशा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह सकता, फ्रंटलाइन लीडरशिप में रहूंगा, पद छोड़ने के संकेत दिए। सीएम बनने पर सिद्धरामैया से टकराव की अटकलें। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने बेंगलुरु में इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मैं इस पद पर हमेशा नहीं रह सकता। शिवकुमार ने कहा कि 5.5 साल हो चुके हैं और मार्च में 6 साल हो जाएंगे। अब दूसरे नेताओं को भी अवसर मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं लीडरशिप में रहूंगा, चिंता मत करिए, मैं फ्रंट लाइन में रहूंगा। मैं रहूं या न रहूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोशिश है कि अपने कार्यकाल में पार्टी के 100 ऑफिस बनवाऊं।
SIR, भारत से रोज 150 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे, BSF का दावा। बंगाल के 3 जिलों की बॉर्डर पर संख्या अचानक बढ़ी, इनके पास दस्तावेज नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात BSF ने दावा किया है कि बॉर्डर पार करने की कोशिश करने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। ये वापसी राज्य में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR से जुड़ी हुई है। BSF के एक अधिकारी के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा में बॉर्डर के बिना फेंसिंग के वाले हिस्से से लौटने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के फ्लो में क्वांटम जंप देखा गया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक BSF अधिकारी ने बताया कि पहले ऐसे मामले मुश्किल से डबल डिजिट में आते थे, अब ये आंकड़ा हर दिन लगातार 3 डिजिट में है। बॉर्डर पर तैनात BSF के जवानों ने कहा कि चेकपोस्ट पर छोटे बैग और सामान लेकर लोगों की लाइन लग रही है, जो खुलेआम मान रहे हैं कि वे बांग्लादेशी हैं और सालों पहले गैर कानूनी तरीके से भारत में आए थे। अवैध बांग्लादेशियों की अचानक बढ़ोतरी से BSF और स्टेट पुलिस पर प्रेशर बढ़ गया है, जिन्हें बॉर्डर के दोनों तरफ हर पकड़े गए व्यक्ति का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पूछताछ और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना होता है। ED का दावा, विदेश भागने वाला था अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, परिवार पहले से खाड़ी देशों में बसा है। यूनिवर्सिटी से 10 लोग गायब हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टरों की पनाहगार रही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने शिकंजा कसा है और ED ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद को साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद जवाद को 13 दिन की रिमांड पर ED को सौंप दिया है। ED के मुताबिक सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है, वह भी विदेश भागने की तैयारी में था। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह विदेश भागकर जांच से बच सकता था, सबूत मिटा सकता था। ED ने कोर्ट को बताया कि 1990 के दशक के बाद अल फलाह ग्रुप ने तेजी से तरक्की की और एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया। हालांकि ग्रुप की वित्तीय स्थिति और उसकी संपत्तियों में बड़ा अंतर है। अमेरिका भारत को 100 टैंक किलर मिसाइल देगा, टारगेट की गर्मी पहचान कर हमला करती है। कुल 775 करोड़ की डील। अमेरिका भारत को 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम FGM 148 और 216 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल स्मार्ट तोप गोला M982A1 बेचेगा और इनके लिए दोनों देशों के बीच में 92.8 मिलियन डॉलर करीब 775 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCN ने बताया है कि इस बिक्री के लिए जरूरी मंजूरी और डिटेल्स अमेरिकी संसद कांग्रेस को भेज दी गई है। DSCN ने कहा है कि हथियार भारत को मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने में मदद करेंगे। आज का सुविचार, पैसा भी कमाल की चीज होती है, जिसके पास नहीं है उसकी इज्जत नहीं है और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।